हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं अलीशा मैम, इंग्लिश फैकल्टी, आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिमॉन्क्स में। जैसा आप सभी को पता है, आज हमारी 4th क्लास होने वाली है फिगर ऑफ स्पीच। मैंने आपसे कहा था, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, प्रेस कीजिएगा बेल आइकन पे ऑल, ताकि आने वाली सारी नोटिफिकेशन, सारी अपडेट आपको मिलती रहे, कोई भी क्लास आपकी मिस ना हो। हमने लास्ट क्लास के अंदर ईडियम एंड फ्रेजेस को कवर किया है। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, ज़रूर देखिएगा। अब हम यहाँ पर बढ़ेंगे। क्या लिखा है? फिगर ऑफ स्पीच आज की क्लास का टॉपिक है। फिगर ऑफ स्पीच बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। किसी भी गवर्नमेंट जॉब का पेपर अगर हम देखें, या फिर किसी भी एंट्रेंस पेपर की अगर हम बात करें, या CUT की बात करें, या किसी भी यूनिवर्सिटी को आप टारगेट कर रहे हो, तो वहाँ पर जहाँ इंग्लिश लैंग्वेज पूछी जाती है, वहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच का इम्पॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप UG 2022 का पेपर देखेंगे तो आप देखेंगे उसमें 5 से 4 क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं फिगर ऑफ स्पीच से। फिगर ऑफ स्पीच को या तो राइम स्कीम बोलेगा, या लिटरेरी जॉनरे बोलेगा, या आप देखेंगे इसके अंदर कई बार आपको फिगर ऑफ स्पीच ना देकर आपको लिखा मिल जाएगा पोएटिक डिवाइस, या फिर आपको अगर फिगर ऑफ स्पीच नहीं देगा तो आपको लिखा मिल जाएगा रेटोरिकल डिवाइस। नाम अलग अलग हो सकते हैं बट बात एक ही की कर रहा है, फिगर ऑफ स्पीच की। तो या तो फिगर ऑफ स्पीच बोले, है ना, तो भी आपके दिमाग में क्लियर है। रेटोरिकल डिवाइस बोले तो भी आपके दिमाग में क्लियर है, या फिर हम बात करें पोएटिक डिवाइस की तो भी आपके दिमाग में क्लियर है। अब मैम ये होता क्या है? जैसे हम कहते हैं ना, सोने जैसे बाल तेरे। अब सोने जैसे बाल, सोने के बाल तो नहीं हो सकते हैं, मतलब उसके बाल कुछ गोल्डन ब्राउनिश कलर में होंगे, है ना। तो किसी भी लैंग्वेज को और इम्प्रेसिव और खूबसूरत बनाने के लिए जब हम इस्तेमाल करते हैं शब्दों का, चांदी जैसा रूप, है ना। चांदी जैसा मतलब सच में वो चांदी का नहीं है ना। कहते हैं यार इसका तो सोने का दिल है। अब सोने का दिल होगा तो वो बंदा जिंदा कैसे रहेगा? सोने का दिल का मतलब उसमें सोना जैसे प्योर होता है, वैसे उसका दिल भी बिल्कुल साफ है। तो फिगर ऑफ स्पीच का मतलब क्या है? बात करेंगे वर्ड और फ्रेजेस जो भी हैं आपके, दैट मेक्स आवर लैंग्वेज ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत बनाते हैं, इफेक्टिव बनाते हैं, एंड इम्प्रेसिव, नोन एज फिगर ऑफ स्पीच उसको कहा जाता है। तो फिगर ऑफ स्पीच सिंपल लैंग्वेज में कहें, कोई भी भाषा को और उसकी खूबसूरती बढ़ाने को, कहने को क्या कहा जाता है? फिगर ऑफ स्पीच। हिंदी में आपने पढ़ा होगा, इसको अलंकार कहते हैं, राइट। तो आप सब रेडी होंगे, मैं उम्मीद करती हूँ। नोटबुक और पेन लेके आप सब बैठे होंगे, और जल्दी से अगर नोटबुक पेन नहीं लिया है तो नोटबुक को पेन ले लीजिए, क्योंकि ये टॉपिक होने वाला है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। यहाँ से जब आपके सामने आंखों के क्वेश्चन आएगा तो आप ऑप्शन ऐसे टिक करेंगे, क्योंकि कल की क्लास में हम इसकी प्रैक्टिस करने वाले हैं। काफ़ी सारे उसमें मिक्स क्वेश्चंस होंगे, पेपर में कैसे कैसे क्वेश्चंस आए थे, क्योंकि हमने RC देख लिया है, आज हम फिगर ऑफ स्पीच कर रहे हैं। कल की क्लास के अंदर हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, मिक्स क्वेश्चन होंगे, वोकैबुलरी के हो सकते हैं। तो आपको एक भी क्लास मिस नहीं करनी है, सारी क्लास डे 1 से लेक्चर देखना है। अगर आपको नहीं पता तैयारी कैसे करनी है, सिलेबस क्या है, मार्किंग स्कीम क्या है, पैटर्न क्या है, तो आप डे 1 की क्लास ज़रूर देखें, आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। उसके अंदर मैंने UG का 15 जुलाई को जो पेपर हुआ था 2022 के अंदर, वो भी डिस्कस किया है, तो उसको देखेंगे तो आपको काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है। तो चलिए आगे देखते हैं हम। तो यहाँ पर पहला हमारा लिखा है सिमिली। सिमिली है ना, क्या होता है सिमिली मैम? तो लिखा है कंपैरिजन होता है, अंतर, कंपैरिजन करते हैं बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स, दो अलग अलग चीज़ों में जब हम कंपैरिजन करते हैं उसको सिमिली कहा जाता है। क्या मतलब है मैम? इसकी पहचान क्या हो सकती है? हिंदी में अगर हम बात करें तो इसको हम क्या बोलते हैं? उपमा अलंकार बोलते हैं, है ना। पहचान क्या होती है मैम इसकी? आइडेंटिटी क्या है इसकी? कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? इसके अंदर हमको एज लिखा मिलता है, इसके अंदर हमको सो लिखा मिलता है, इसके अंदर हमको लाइक लिखा मिलता है। बहुत ही सिंपल, मैंने कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ाया, मैं कुछ पढ़ाती भी नहीं हूँ टफ, है ना। आपको सब कुछ आता है, आप सब बहुत इंटेलिजेंट है, बस बड़े ध्यान से सुनिएगा। तो पहला आपका क्या है? सिमिली है। सिमिली में क्या होता है? कंपैरिजन होता है, दो डिफरेंट थिंग्स, दो अलग अलग चीज़ों में कंपैरिजन में। और यहाँ पहचान क्या है? इसमें एज मिलता है मैम, सो मिलता है, और लाइक मिलता है। वंडरफुल। अब लिखा है, दो एग्जाम्पल से समझते हैं। ग्रेट खली, है ना, आपने देखा होगा, फाइट करते हैं, फाइटर हैं, WWE। तो ग्रेट खली लुक्स, दिखता है कैसे? एज
स्ट्रॉन्ग एज, उतना ही ताकतवर जितना कि क्या होता है, एक ऑक्स होता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो पहला है ग्रेट खली और दूसरा है ऑक्स। इन दो चीज़ों में कंपैरिजन किया जा रहा है। ग्रेट खली ऑक्स नहीं बना, ग्रेट खली के अंदर ऑक्स जितनी क्वालिटी है, मतलब जितना एक ऑक्स स्ट्रॉन्ग होता है उतना ही स्ट्रॉन्ग क्या है, एक ग्रेट खली है। दूसरी बात, इसमें क्या बैठा है मैम, एज बैठा है, इसलिए क्लियर है ये एग्जाम्पल हो गया सिमिली। फिगर ऑफ स्पीच कौन सा है, सिमिली है। दूसरा, आफ्टर द एग्जामिनेशन, एग्जाम देने के बाद स्टूडेंट्स, पहला है ना भाई, स्टूडेंट्स फेल्ट, उन्होंने महसूस किया, एज लाइट एज फेदर, फेदर दूसरा है। यहाँ पर दो अलग अलग चीज़ें हैं, एक स्टूडेंट की बात हो रही है और एक फेदर की बात हो रही है, और दोनों में कंपैरिजन क्या कर रहे हैं, जब हम एग्ज़ाम दे लेते हैं, एग्ज़ाम देने के बाद हमको हल्का महसूस होता है, किसकी तरह, जैसे एक फेदर, एक पंख होता है सॉरी, तो पंख जो होता है फेदर, उसका बिल्कुल हल्का लाइट वेट होता है, ऐसा ही हमको महसूस होता है क्या देने के बाद, एग्जाम देने के बाद। और आप सब क्योंकि यूनिमॉन्क्स के साथ जुड़े हैं, यूनिमॉन्क की टीम आपको पूरा सपोर्ट कर रही है आपका ड्रीम कॉलेज, आपको ड्रीम यूनिवर्सिटी पाने में, तो आपने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, और जितने भी लोग यहाँ पे वीडियो देख रहे हैं वो शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि बाकी लोगों को भी पता चल पाए और उनके लिए फिगर ऑफ स्पीच बन जाए बहुत ही ईजी, और सारे क्वेश्चन आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो पहला क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए, बहुत ही सिंपल सी बात है, सिमिली। सिमिली क्या होता है, दो चीज़ों में कंपैरिजन होता है, और इसमें कंपैरिजन करते वक्त ध्यान रखना है, पहचान क्या है, एज आता है, सो आता है और लाइक आता है, ये इसकी क्या हो गई, पहचान हो गई है। क्लियर है, चलो भाई आगे चलते हैं। अब दूसरा हमारा क्या है, मेटाफोर। जब इसे पढ़ते हैं, जब इसका प्रोनाउंसिएशन होता है तो आर साइलेंट होता है, मेटाफोर पढ़ते हैं इसको, राइट। एंड इम्प्लाइड सिमिली है, कुछ कुछ ये सिमिली की तरह होता है, बट इसके अंदर क्या होता है, इनडायरेक्ट कंपैरिजन होता है। तो हम कहें मेटाफोर के अंदर क्या होता है, इनडायरेक्ट कंपैरिजन होता है। इसकी मैम पहचान क्या होगी, अगर हम बात करें तो इसके अंदर एज नहीं आता, इसके अंदर सो नहीं आता, इसके अंदर लाइक नहीं आता। मतलब कंपैरिजन तो सिमिली में भी होता है, कंपैरिजन मेटाफोर में भी होता है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है, सिमिली की जब बात करते हैं तो उसके अंदर एज, सो, लाइक दिया होता है, और मेटाफोर के अंदर एज, सो, लाइक नहीं दिया होता है। अब हम एग्जाम्पल को थोड़ी ध्यान से पढ़ेंगे ताकि चीज़ें अच्छे से क्लियर हो पाए। माई टीचर, जो मेरी टीचर है वो क्या है, एक एंजल है। अब टीचर टीचर नहीं रही, क्या बन गई, परी बन गई है, एंजल बन गई है, मतलब उस टीचर के अंदर उस एंजल की क्वालिटी है ना। इसको हिंदी में अगर हम बात करें तो बोलते हैं रूपक अलंकार, किसी और का रूप ले लेता है। तो यहाँ पर जो टीचर है उसके बहुत अच्छे काम होंगे, उसका नेचर बहुत अच्छा होगा, पोलाइट नेचर होगी, डांटती नहीं होगी, तो क्या कह रहे हैं, मेरी टीचर कैसी है, एक एंजल की तरह है। यू हैव, आपके पास है एक हार्ट ऑफ गोल्ड, कि जो तुम्हारा दिल है वो कैसा हो गया, सोने की तरह। तो अगर दिल सोने का होगा तो जिंदा ही नहीं रह पाएंगे, है ना। तो मतलब क्या, जैसे सोना एक प्योर होता है, वैसे आपका जो हार्ट है, आप नेचर वो कैसा है, बहुत ही प्योर है। तो यहाँ पर प्योरिटी की बात कर रहे हैं, तो हार्ट किसका बन चुका है, गोल्ड का बन चुका है। कैमल मतलब भाई आपको पता है ऊंट, है ना। शिप मतलब क्या होता है, जहाज। जब पानी में, समुद्र एरिया में, है ना, ट्रैवलिंग के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, पानी वाले जहाज, शिप का इस्तेमाल करते हैं। और जिसी तरीके से जो हमारा रेगिस्तान होता है वहाँ पर क्या होते हैं भाई, ऊंट होते हैं, है ना, कैमल होते हैं। तो उस कैमल को क्या बोला जाता है, डेजर्ट मतलब रेगिस्तान का जहाज बोला जाता है। तो अब यहाँ पर कैमल कैमल ना रह के क्या बन चुका है, डेजर्ट का क्या बन चुका है, शिप बन चुका है, शिप ऑफ अ डेजर्ट, है ना। दिस क्लास इज अ जू मार्केट, ये क्लास तुमने क्या बना रखी है, जब तक टीचर क्लासरूम में थी तो क्लासरूम क्लासरूम रहा, है ना। टीचर चली गई तो क्या बन गया, मच्छी मार्केट। जू मतलब क्या, जानवर की बात हो रही है, एनिमल्स की बात हो रही है, और मार्केट मतलब वो एरिया, वो प्लेस की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, इनडायरेक्ट कंपैरिजन है, ये नहीं बोल रहे। अब इसको हम बेहतर और कैसे समझें, तो यहाँ पर इसमें दो चीज़ें लिखेंगे हम, बहुत ही सिंपल। देखो यहाँ पर अगर मैंने बोला, यहाँ लिखेंगे सिमिली और यहाँ लिख लेंगे मेटाफोर, और यहाँ पर मैंने लिखा तुम
शेर जैसे हो, है ना। और मैंने यहां लिखा तुम शेर हो। दोनों में डिफरेंस है क्या? अगर मैम देखें यहां पर जैसे शब्द आ गया, लाइक आ जाए, एज आ जाए, सो आ जाए, तो मैम यहां पर क्या है? यू लुक लाइक अ लायन, है ना भाई, कि तुम शेर के जैसे हो। तुम एक्चुअल में क्या हो भाई? शेर के जैसे हो, बट तुम हो, शेर की क्वालिटीज तुम में है। और यहां पर तुमको क्या बना दिया गया है? शेर। तो यहां पे क्या आएगा? यू आर अ लायन। तो यहां पर कैसा है भाई? इनडायरेक्ट कंपैरिजन है। इसके अंदर सो, एज, लाइक नहीं दिया होगा, और इसके अंदर सिमिली में डायरेक्ट कंपैरिजन होता है कि किसकी तरह हो, और इसमें एज, सो और लाइक दिया होगा। तो इन दोनों में डिफरेंसेस बहुत क्लियर है। उसके अंदर डायरेक्ट कंपैरिजन है, इसके अंदर इनडायरेक्ट कंपैरिजन है। इसके अंदर सो, एज, लाइक दिया होता है, इसके अंदर सो, एज, लाइक नहीं दिया होता। और दो डिफरेंट थिंग्स में क्या होता है? कंपैरिजन होता है। उसको सिमिली और मेटाफर बोलते हैं। चलो आगे देखेंगे। अब हम यहां पर आगे चले। अब है अलिट्रेशन। अलिट्रेशन क्या होता है? अगर हम ध्यान दें, हैविंग मतलब होना, द फर्स्ट कॉन्सोनेंट साउंड। कॉन्सोनेंट साउंड में कॉन्सोनेंट का मतलब क्या होता है मैम? जब हम ए, ई, आई, ओ, यू की बात नहीं करते। अब ए नहीं तो बी, सी, डी, ई नहीं तो एफ, जी, एच, आई नहीं तो जे, के, एल, एम, एन, है ना, ओ नहीं, पी, क्यू, आर। तो ए, ई, आई, ओ, यू के अलावा जितनी भी चीजें बच गई वो सारी की सारी हमारी क्या होती है? कॉन्सोनेंट होती है। और सभी का फर्स्ट जो है कॉन्सोनेंट वर्ड सेम होता है, उसको अलिट्रेशन कहते हैं। अभी तक चीजें बहुत ही सिंपल होंगी, आपको चीजें समझ भी आ रही होंगी। तो लिखा है अ गुड कुक हु कुक कुकीज एज मच कुकीज एज अ गुड कुक कुड कुक कुकीज। जैसे आपने सुना होगा हिंदी के अंदर, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची से चांदनी रात में, तो यहाँ पर चा 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 का साउंड आ रहा है। इस सेंटेंस में क्या है? सी 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 का साउंड आ रहा है। सी जो है हमारा वो ए, ई, आई, ओ, यू नहीं है, तो ये कॉन्सोनेंट हो जाएगा। अब लिखा है माई डियर इज डियर, मेरा डियर डियर है, डी, है ना, समझेंगे इसको आगे। अब लिखा है लिटिल लक्ष्मण लाइक्स लीची, शीप should sleep shed, kittens kids kept playing। तो यहाँ पर डी आ रहा है, यहाँ पर एल आ रहा है, यहाँ पर एस आ रहा है, यहाँ पर के आ रहा है। तो ये सब हमारे अगर हम देखें तो कॉन्सोनेंट है वर्ड, और हर शब्द का फर्स्ट वर्ड कॉन्सोनेंट सब में सेम आ रहा है, राइट। तो यहाँ पर क्लियर होना चाहिए। अब मैम माई डियर इज डियर में मतलब तो बता दो। तो लिखा है माई डियर इज डियर, माई डियर इज डियर। अब यहां पर हम नोटिस करें तो माई डियर मतलब मेरा हिरन, जो मेरा हिरन है वो डियर है। इस डियर का मतलब क्या होगा? एक्सपेंसिव हो जाएगा, है ना, बहुत ही महंगा है। माई डियर इज डियर, मेरा डियर जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। यहाँ मैं कुछ बात आपको पढ़ा दूँ ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो। नोटिस कीजिएगा, आपके पेपर में वोकैबुलरी लिखा गया है कि एग्जामिनर पूछ रहा है, कहीं ना कहीं फिल इन द ब्लैंक में भी देखने को मिला है क्या? टोन ऑफ वर्ड। टोन ऑफ वर्ड्स क्या होते हैं, है ना। यहाँ पर होमोफोन आपने पढ़ा होगा, आपने होमोनिम्स पढ़ा होगा। अगर हम बात करें यहाँ पर तो होमो का मतलब क्या होता है? सेम। होमो का मतलब क्या होता है? सेम। और निम बैठा है
इसका मतलब क्या होता है, कोई भी नेम, कोई भी वर्ड, कोई भी स्पेलिंग। यहाँ पर फोन मतलब बात कर रहे हैं किसकी, साउंड की। तो जब हम बात करेंगे सेम साउंड की तो है ना भाई वो होमोफोन होता है, और जब सेम नेम या सेम स्पेलिंग सेम वर्ड होता है उसको होमोनिम्स कहते हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे चीजें, तो भाई होमोनिम अभी हमने बोला ना डियर है, और यहाँ पर भी लिखा डियर, और एग्जाम्पल था आपका माई डियर एस डियर। तो यहाँ पर माई डियर मतलब पहले डियर का मतलब क्या हो गया भाई, हिरन, और दूसरे डियर का मतलब क्या हो गया, कॉस्टली, महंगा, एक्सपेंसिव। अब यहाँ पर क्या है, इसका साउंड सेम है, दोनों में डियर आ रहा है, बट जो आपका मीनिंग है वो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो इन दोनों में क्या दे रखा है भाई, सेम साउंड है, इसका मतलब जब साउंड सेम है तो ये एग्जाम्पल हो गए किसके, होमोफोन्स के एग्जाम्पल हो गए। तो ये आपका किस कैटेगरी में आ जाएगा, होमोफोन हो जाएगा। अगर मैं बात करूं आप होमोनिम का एग्जाम्पल लेना चाहो तो मैम हम कहेंगे होमोनिम के अंदर एग्जाम्पल की बात करें आई और आई, है ना, या फिर मैंने बोला राइट और मैंने बोला राइट। अब यहाँ पर देखें आई का मतलब तो आपको पता है मैं, और आई का मतलब यहाँ पर क्या है, आंख। स्पेलिंग अलग है बट प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो भाई सेम स्पेलिंग सेम वर्ड दे रखा है ना, तो ये क्या होगा, होमोनिम, है ना। दिखने में क्या है, स्पेलिंग क्या है, दोनों की सेम। यहाँ पर क्या है, साउंड तो सेम आ रहा है बट क्या है भाई, स्पेलिंग अलग अलग हो जाएगी। बहुत ही सिंपल सी बात कि टोन ऑफ वर्ड की अगर हम बात करते हैं तो होमोफोन जिसमें साउंड सेम होता है, जैसे इन दोनों का जो साउंड आ रहा है, अगर साउंड की बात करें तो साउंड क्या आ रहा है, आई, है ना, बट मीनिंग क्या है, अलग है, साउंड सेम है। तो ये हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा किसका, होमोफोन का। और यहाँ पर हम इसको क्या बोलेंगे, होमोनिम। क्यों, क्योंकि यहाँ पर नेम क्या, स्पेलिंग सेम है, स्पेलिंग सेम है तो होमोनिम है, साउंड सेम है तो होमोफोन है, दैट्स इट, ये आपका है। तो अगर आपसे पूछे राइट का मतलब पता है आपको कि राइट का मतलब क्या होता है, लिखना होता है, वंडरफुल। और इस राइट का मतलब बोलेंगे तो सही हो गया, करेक्ट हो गया, अधिकार हो गया, ये बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, इन दोनों का जो साउंड है वो साउंड सेम है। अगर साउंड की बात करें तो क्या आ रहा है, राइट, है ना। तो जब साउंड सेम होता है तो उसको क्या बोलते हैं, होमोफोन बोलते हैं। और अगर स्पेलिंग हमारी सेम होती है तो उसको होमोनिम कहा जाता है। चलो भाई देखेंगे, अब यहाँ पर हमने मेटाफर भी देख लिया, हमने यहाँ पर अलिट्रेशन भी देखा है। अब हम बात करेंगे किसकी, है ना, हाइपरबोली। इसका प्रोनाउंसिएशन बहुत बार हम गलत पढ़ते हैं, सही पढ़ेंगे, है ना। तो क्या होगा भाई, हाइपरबोली। हाइपर बोले कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग और बोलते हैं, तो हाइपर बोले कोई टर्म नहीं होगा, क्या होगा, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन हाइपरबोली होगा, राइट। हाँ भाई, बहुत सारे लोगों की टीचर पढ़ाती है बोले शोले गोले, तो हमको नहीं करना है ना, याद रखना है हाइपरबोली करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है। हाइपरबोली का मतलब क्या है, मोर देन रिक्वायर्ड, जरूरत से ज्यादा जो लोग बोलते हैं, चाय चाय पै करते हैं, या फिर कहते हैं फेंक रहा है ना, और हम लपेट रहे होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सजरेट करना, चीजों को बड़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करना। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल है, सेंटेंस पढ़ते ही आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगा कि ये एक्सजरेशन है। आई एम सो टायर्ड, मैं बहुत ज्यादा थकी हुई हूँ, मैं बहुत ज्यादा थका हुआ हूँ। और आई कुड स्लीप फॉर अ ईयर, 1 साल तक मैं सो सकती हूँ। कुंभकर्ण का नया भाई है, कुंभकर्ण की नई बहन है ना। तो भाई 1 साल तक कौन सो सकता है ना। अगर आप 3 दिन लगातार सो लें तो आपकी पूरी बॉडी पेन करने लग जाएगी, चौथे दिन आप बिस्तर पे नहीं जाएंगे, और 1 साल तो काफी लंबा पीरियड हो गया। अब ये मम्मी लोग बोलती है, मम्मी कहती है बेटा मैं जिसको सामान बता रही हूँ ना वो ध्यान से लिख लो और सुन लो, अगर लिखना नहीं है तो। हाँ मम्मी मुझे याद रहेगा। फिर अगर हमें कुछ भूल जाते हैं तो अब मम्मी बोलती है पूछ लेना अगर कुछ भूल जाओ तो। अगर मम्मी से पूछ लें कि हाँ मम्मी बताना वो क्या कह रही थी, तो कहते 1000 बार तो बता चुकी हूँ।
और नहीं पूछो तो अपनी चलानी होती है। तो दोनों तरफ मम्मी अपनी ही चिट और अपनी पर टकती है, मतलब आई हैव टोल्ड यू, मैं तुम्हें कितनी बार। टीचर भी ऐसे करते हैं, बेटा जितनी बार मन करे उतनी बार पूछ लेना, एक बार पूछ लेगा, 2 बार पूछ लेगा, तीसरी बार पूछा तो कहेगा टीचर को कि बेटा तुमने 1000 बार पूछ चुके, तुम्हें समझ में आता नहीं, पढ़ना लिखना है नहीं, क्लास से बाहर जाओ। तो यहाँ पर क्या लिखा है, आई हैव टोल्ड यू 1000 टाइम्स, 1000 बार बता चुके हैं, इसके बारे में फिर भी समझ नहीं आता, कितने नालायक हो, कितने गधे हो, है ना, गधे मतलब तुम। अब लिखा है आई वुड मूव, मैं हिला सकता हूँ, हीर रांझा सुना होगा आपने, है ना, या फिर मैंने एक आपको पढ़ाया होगा जो ईव और एडम की कहानी सुनाई होगी। तो यहाँ पर क्या है भाई, अब लिखा है आई वुड मूव, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। क्या कर सकता है, मूव माउंटेन, माउंटेन को हिला देगा, है ना, किसके लिए, तुम्हारे लिए। तो ये क्या है, जब मूव माउंटेन मतलब माउंटेन को, पहाड़ को हिला देना। 1000 टाइम्स, 1000 बार बताना, 1 साल तक के लिए सोना। माय ब्रदर, जो मेरा भाई है ना, इस टॉलर, लंबा है, देन द कुतुब मीनार। तो अब आपको पता चल जाएगा ये फेक रहा है ना। तो ऐसी चीज है जिसमें आपको पता चल जाए कोई चीज बड़ा चढ़ा कर कह रहे हैं, है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, हाइपरबली बोलते हैं। तो आपको क्लियर होगा, एक बार जल्दी से इतिहास के पन्ने पलट लेते हैं, है ना, जल्दी जल्दी, ताकि हमारा रिवीजन हो जाए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं आगे पार्ट पीछे सब पार्ट, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। जो पढ़ना है, whatever we are learning, we are to make notes in both forms. First is soft copy, that is in our mind. Second is in our notebook in the form of notes for the purpose of revision. तो हमको दोनों तरफ से तैयार करना है बहुत अच्छे से। यहाँ पर देखें, पहली चीज क्लियर है, कंपैरिजन होता है दो चीजों में, as नहीं as आता है, सो आता है, लाइक आता है, डायरेक्ट कंपैरिजन की बात हो रही है। अगला हम टर्म लेंगे तो क्या है भाई, मेटाफर, इम्प्लाइड सिमिली है, इनडायरेक्ट कंपैरिजन होता है जब हम किसी और को कुछ और बना देते हैं। टीचर को एंजल बना दिया, हार्ट को गोल्ड का बना दिया, कैमल को डेजर्ट का शिप बना दिया, क्लास को जू बना दिया, है ना, एज सो लाइक भी नहीं आता। अब लिखा है अलिट्रेशन, फर्स्ट कॉन्सोनेंट साउंड सेम होता है। कॉन्सोनेंट मतलब ए ई आई ओ यू नहीं होता, उसके अलावा होता है। आगे चलते हैं, जल्दी से आगे बढ़ेंगे हम। हाइपरबली, हाइपरबली मतलब जब हम किसी बात को बड़ा चढ़ाकर कहते हैं उसको हाइपरबली कहते हैं। आगे लिखा है एसोनेंस, एसोनेंस क्या होता है, जब कल आपके सामने सवाल आएंगे तो आपके सारे सवाल होने लगेंगे, आई प्रॉमिस, बट आपको कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से पढ़ना है। और जब आप पेपर देने जाओगे दो चीज़ें होती हैं, या तो मैं पेपर के साथ खेलूंगी या पेपर मेरे साथ खेलेगा। जब पेपर मेरे साथ खेलेगा तो मुझे तकलीफ ज़्यादा होगी, है ना। तो जब हम पढ़ेंगे नहीं तो, है ना, बट हम यूनिमॉन्क्स के साथ जुड़ चुके हैं और यूनिमॉन्क के साथ तैयारी करने पर आपके पास इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि भाई हमारा एग्जाम इस बार ही निकलेगा, और हमारा नहीं निकलेगा तो फिर किसका निकलेगा। तो ये कॉन्फिडेंस आपका होना चाहिए। आप तैयारी कर रहे हैं, टेंशन नहीं लेना है, बहुत कूल कंपोज्ड रहना है और अच्छे से तैयारी करनी है। जल्दी से बढ़ेंगे अगले टर्म की तरफ। एसोनेंस लिखा है रिपीट द सेम वॉल, इसको क्या पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग इसे वॉवल पढ़ते हैं, गलत प्रोनाउंसिएशन है, वाउल पढ़ा जाता है इसको, है ना। तो वाउल क्या होता है, ए ई आई ओ यू, हाँ आपके स्कूल की टीचर ने पढ़ाया जरूर होगा वावल, वो गलत प्रोनाउंसिएशन है ना। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन यू कैन सर्च ऑन गूगल, यू विल गेट द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ दैट वर्ड इज VOWEL। क्या लिखा है भाई, रिपीट द सेम वाउल बट स्टार्ट विद, जो स्टार्ट होता है डिफरेंट साउंड से होता है, अलग अलग साउंड से होता है। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, लिखा गया है। पहले एग्जाम्पल की बात करें, जेरी, तो जे से स्टार्टिंग हो रही है, ई साउंड आ रहा है जो कि एक वाउल है। फिर लिखा है वेंट, डब्ल्यू से स्टार्टिंग हो रही है, ई आपका क्या है, वाउल है। हियर एच से स्टार्टिंग हो रही है, क्या आ रहा है, ई, और देयर में टीएच से स्टार्टिंग हो रही है और ई आ रहा है। मतलब अगर आप नोटिस कर रहे हैं तो यहाँ पर जे है, यहाँ डब्ल्यू है, यहाँ एच है, यहाँ टीएच है, और सब में जो आपका वाउल आ रहा है वो रिपीट हो रहा है, दैट इज ई। बियर इज नियर, नो नीड टू फियर, तो बियर में क्या बैठा है, बी आपका क्या हो गया, एक डिफरेंट साउंड, और ई आपका वाउल हो गया। नियर में एन हो गया, ई हो गया। बहुत सारे बच्चे कहेंगे मैम नो को ले लो, नो को नहीं लेना है ना। नो को क्यों नहीं लेना है, क्योंकि वहां पर ई आ रहा है और यहाँ पर क्या हो गया, ओ। और जबकि हमने पढ़ा है सेम वॉल, इसको हिंदी में बोलते हैं स्वर साम्य अलंकार, जिसके अंदर स्वर, जिसके अंदर वाउल सेम होता है, समान होता है। अब यहाँ पर लिखा है नीड, ई बैठा है ना, फियर में एफ बैठा है,
तो यहाँ पर हम किसका भाई साउंड लेंगे, जिसके अंदर अब चेक करें तो इसके अंदर भी ई आ रहा है, इसके अंदर भी ई आ रहा है, इसके अंदर भी ई आ रहा है, इसके अंदर भी ई आ रहा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो सब जगह क्लियर होगी चीज़ें। अब आप नोटिस करेंगे, आप अगर ई ई ई चेक करें तो ई इसमें है, ई इसमें है, ई इसमें, ई इसके अंदर है। और अगर ई ए चेक करेंगे तो आपका बियर है, आपका नियर है और आपका फियर है। सिर्फ ये 3 शब्द ही नजर आएंगे। तो यहाँ पर लिखा है जिसके अंदर सेम साउंड होता है उसको हम लेंगे, तो ई ई ई सब में सेम बैठा है। और ई ए चेक करोगे तो फियर नियर फियर के अंदर बैठा है। तो ये पार्ट हो गया आपका किसका, एसोनेंस का। या तो आप ई ए से चेक कर सकते हैं या फिर ई से चेक कर सकते हैं। अगर आप केवल ई से चेक करेंगे तो भाई एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। और अगर खाली ई ए से चेक करेंगे तो पहला ये रहा, दूसरा ये रहा और तीसरा ये रहा। मगर है तो क्या आपका यहाँ पर कॉन्सोनेंट से स्टार्टिंग हो रही है और सेम वॉवल जो है वहाँ पे सब जगह वॉवल जो है रिपीट होगा, डिफरेंट साउंड है। हाउ इज योर काउ नाउ, हाउ बैठा है, ओ आ रहा है, यहाँ पर क्या है, ओ आ रहा है, यहाँ देखिए ओ आ रहा है, यहाँ देखिए ओ आ रहा है, सब जगह ओ है ना भाई, रिपीट हो रहा है मगर डिफरेंट साउंड दे रखी है। तो उसको क्या बोलते हैं, एसोनेंस कहते हैं। यहाँ तक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। पहला टर्म जो पढ़ा था वो बहुत इजी था, सिमिली था। सिमिली में डायरेक्ट कंपैरिजन होता है, आज सो लाइक उसकी पहचान होती है। सिमिली के बाद हम बात करते हैं, अगला टर्म आपका क्या होगा भाई, सिमिली के बाद जल्दी से बोले मेटाफर होगा। मेटाफर में आज सो लाइक नहीं दिया होता। उसके बाद थर्ड टर्म हमने इंट्रोड्यूस किया था जिसका नाम था अलिट्रेशन। अलिट्रेशन के अंदर क्या होता है, फर्स्ट वर्ड कॉन्सोनेंट सब जगह सेम होता है। जैसे कोक, कोकीज, कोक, सी सी सी, माय डियर इज डियर में डियर 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 है ना, इस तरीके से किरन्स, किरन्स कैप्ट है ना, तो के तो जहाँ पर आपका फर्स्ट वर्ड फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट होता है। हाइपरबोलिक जिसमें एक्सजरेट करते हैं, चीज़ों को बड़ा चढ़ाकर बताते हैं। फिर अगला टर्म इंट्रोड्यूस किया एसोनेंस, जिसके अंदर हमारा वाउल हमारा सेम होता है, वाउल साउंड सेम होगा और डिफरेंट साउंड से स्टार्टिंग होगी। आगे चलते हैं, अगला है पन। इस पन का मतलब होता है मजाक मजाक में किसी को जलील करना। जब आपका मन हो किसी की बेइज्जती करनी है मगर आप उसको ये दिखाना चाहते हैं कि हमने आपकी बेइज्जती थोड़ी की, हमने तो आपको कुछ नहीं कहा, और मजाक मजाक में सब कुछ कह देना, कहते हैं जूता भिगोकर बेइज्जती करना। तो पन मतलब क्या, जोक यूजिंग वर्ड, ऐसे जोक जो कि लिटरेचर टर्म में यूज किए जाते हैं उसको पन की कैटेगरी में रखा जाता है। मैं आपको इसे समझाने की कोशिश करूं तो यहाँ लिखा है एन एम्बेसडर। एम्बेसडर आप सब जानते हैं क्या होता है। एम्बेसडर जो बाहर रहता है ना, विदेश में रहता है। एम्बेसीज होती हैं, जैसे कि हम बाहर घूमने जाना है और उनको कोई दिक्कत आ गई तो इंडिया की एम्बेसी होगी, या बाहर से कोई हमारे यहाँ आया तो उनके कंट्री की यहाँ पे एम्बेसी होगी, तो है ना, ताकि भाई हेल्प कर पाए। तो लिखा एन एम्बेसडर अ मैन, एक ऐसा व्यक्ति होता है हु लिव्स अब्रॉड। अब्रॉड कहाँ, फॉरेन रहता है ना, क्या करने, फॉर द गुड, अच्छे के लिए, भलाई करने के लिए, ऑफ हिज कंट्री, अपनी कंट्री के लिए। ये कैसा मजाक है कि अपनी कंट्री की सेवा करनी है मगर कंट्री से बाहर रहकर, कंट्री की सेवा करनी है और अब्रॉड रहकर, बाहर रहकर, तो ये एक पन हो गया है ना। तो आप देखें जहाँ पर आपको मजाक हो रहा हो कि भाई कंट्री की सेवा कंट्री में रह के करोगे तो, बट यहाँ पर कैसी सेवा है कि कंट्री की सेवा करेंगे कंट्री में ही ना रहकर, तो उसको पन का एग्जाम्पल में कंसीडर करेंगे। अगला टर्म हम चलते हैं, थोड़ा सा आराम से पढ़ेंगे। लिखा है वेंट टू ऑर्थोपेडिस्ट। ऑर्थोपेडिस्ट क्या होते हैं, अगर हम देखें तो मैम ऑर्थोपेडिस्ट की अगर हम बात करें, जो हमारे हड्डियों का ट्रीटमेंट करते हैं, बोन्स का ट्रीटमेंट करते हैं, तो व्हेन टू ऑर्थोपेडिस्ट स्टार्टेड अ न्यू सर्जरी, जब उन्होंने एक नई सर्जरी स्टार्ट की, इट वाज अ जॉइंट ऑपरेशन। और यहाँ पर ये बहुत बड़ा मजाक है, यहाँ जॉइंट का मतलब आपके घुटने या किसी भी जॉइंट का जो ऑपरेशन है वो नहीं कह रहे, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, दो ऑर्थोपेडिस्ट है, मतलब दो ऑर्थोपेडिस्ट की बात हो रही है और उन दोनों ने मिलकर जॉइंट ऑपरेशन किया, एक साथ ऑपरेशन किया। तो इस टू के लिए यहाँ पर क्या आ रहा है, जॉइंट आ रहा है, जबकि होना चाहिए था यहाँ जॉइंट का मतलब कि जो घुटने का या किसी और चीज का ऑपरेशन हम करते हैं। तो ये भी एक तरीके का क्या हो गया, मजाक हो गया। अब यहाँ पर पायलट्स आप सभी जानते हो, जो हवाई जहाज श्यों करके है ना उड़ जाते हैं हवाई जहाज के अंदर, तो पायलट्स हैव इजी एक्सेस, है ना, पहुंच सकते हैं
क्लाउड स्टोरेज पे तो ये कैसा मजाक है, क्यों? क्योंकि पायलट्स कहाँ रहते हैं, मोस्टली उनका ट्रैवल रहता है क्लाउडिंग एरिया में, जहाँ बहुत सारे बादल होते हैं वहाँ पर, क्योंकि प्लेन चलता है। तो क्लाउड स्टोरेज क्या होता है, जैसे गूगल की फोटोज आप सेव करते हैं एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर, ऐसे एप्पल के स्टोर के अंदर क्लाउड स्टोरेज, जहाँ पर सारा डेटा स्टोर किया जा सकता है, उसको क्या बोलते हैं, क्लाउड स्टोरेज बोलते हैं। तो यहाँ पर क्लाउड का पायलट से कोई लेना देना है नहीं, बट इनडायरेक्टली क्या भाई पायलट क्लाउड में होते हैं, तो एक तरीके का पन हो गया। अब आगे चलते हैं, अगला टर्म इंट्रोड्यूस करेंगे, लाइटोट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लाइटोट्स क्या होते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में लगातार बना हुआ है, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। एक नेगेटिव एक्सप्रेशन है। कैसा एक्सप्रेशन है, नेगेटिव एक्सप्रेशन है विद एन अफर्मेटिव सेंस, पॉजिटिव सेंस। आपने पढ़ा होगा अफर्मेटिव का मतलब क्या होता है मैम, अफर्मेटिव का मतलब होता है पॉजिटिव, अफर्मेटिव का मतलब होता है असर्टिव, उसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव अपोजिट। अब मैंने बोला मम्मी ने बोला कि तुम तो बाहर खाना खा के आओगे, पार्टी में जा रहे हो। बोला हाँ भाई बाहर खा के आएंगे, हमारा खाना मत बनाना। अब घर गए, अब मम्मी से पूछ रहे हैं रात को कपड़े चेंज करने के बाद खाने में क्या बनाया है। तो मम्मी कहें कि क्यों पूछ रहे हो जब खाना नहीं खाना, तो कह रहे नहीं वो तो मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ, मुझे भूख थोड़ी है, भूख नहीं है। इसका मतलब हिंदी क्या कही, मुझे भूख नहीं लग रही, मगर सच में क्या है, अगर इनडायरेक्टली आप देखें अपोजिट क्या है, मुझे भूख लग रही है। तो ही इज नॉट स्टार्विंग, वो भूखा नहीं है, इसका मतलब वो भूखा है। इसकी पहचान सबसे इजी है, लाइटोट्स की पहचान होती है, इसमें नॉट बैठा होगा तब भी वो एक्सप्रेशन नेगेटिव नहीं रहता, वो एक्सप्रेशन कैसा बन जाता है, पॉजिटिव बन जाता है। यू आर नॉट अ ब्यूटी, तुम बहुत ही खूबसूरत नहीं हो, है ना, अपने आप को तुम सोचती होगी तुम बहुत खूबसूरत हो। अगर तुम बहुत खूबसूरत नहीं हो, इसका मतलब कि तुम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो, ब्यूटीफुल हो, है ना। जैसे हम बोलते हैं यार अब मैं पतली नहीं रही, इसका मतलब क्या, मैं मोटी हो गई। यार अब मैं इंटेलिजेंट नहीं रहा मैथ्स में, अब मेरी मैथ कमज़ोर हो गई है ना, अब मेरी मैथ अच्छी नहीं रही, मतलब अब कैसी हो गई, बेकार हो गई है। देखा, ही इज नॉट द क्लेवरेस्ट, ही इज नॉट द क्लेवरेस्ट पर्सन, वो उतना चालाक नहीं है, मतलब कि शरीफ है, भोला है। आई हैव एवर मेट, जितना मैं उससे मिली हूँ वो उतना चालाक नहीं है, उतना चालाक नहीं है मतलब क्या, भोला है, तेज नहीं है, उसे भूख नहीं लग रही, मतलब कि उसे भूख लग रही है। मैं अब पहले की तरह पतली नहीं रही, मतलब अब मैं क्या हो गई, मोटी हो गई हूँ। तो जिस चीज़ों में नॉट आता है, नहीं आ रहा है, बट उसका सेंस कैसा है, पॉजिटिव है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। विराट कोहली इज नॉट एन ऑर्डिनरी बैट्समैन, कोई आम बैट्समैन नहीं है, इसका मतलब बहुत खास है। कहते हैं ना यार ये आम आदमी नहीं है, आम नहीं मतलब कोई पहुंची हुई चीज, कोई बड़ी चीज है, तो उसको क्या कहा जाता है, लाइटोट्स कहा जाता है। क्लियर हो गई टर्म, चलें आगे। वंडरफुल, बहुत बढ़िया। अगर आपने अभी तक सेशन को शेयर नहीं किया है तो सब जगह सेशन को शेयर कर दीजिए फटाफट से, ताकि और लोगों तक पता चल जाए सबको कि भाई फिगर ऑफ स्पीच का क्लास आ चुका है, हमको पढ़ना है, मेहनत करनी है। आप और मैं मिलकर अपना CUT का जो हमने टारगेट लिया है कि UG में एडमिशन लेना है, वो डेफिनेटली ले लेंगे, बस आपको लगातार पढ़ते रहना है ना। चलिएगा आगे देखते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं, रिपीटिशन नहीं पढ़ा जाता। अगर इस टर्म की बात करें तो इसे क्या पढ़ते हैं, रेपिटेशन, 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 है ना। जब भी आप पढ़ेंगे तो ध्यान रखिएगा, इसको टर्म को जो इंट्रोड्यूस करेंगे वो रेपिटेशन हो जाएगा टर्म, राइट। आगे चलते हैं, तो भाई रिपीट करना तो ठीक है, पर जब रिपीटिशन में ON लग जाता है तब इसका मतलब रेपिटेशन हो जाता है। अब हम देखें, रिपीट द सेम वर्ड्स, रिपीट द सेम वर्ड और फ्रेज। आई फेल्ट हैप्पी, मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत खुशी हुई। बिकॉज आई सॉ अदर्स हैप्पी, मैंने दूसरों को खुश देखा। ऐसे दुनिया में बहुत कम लोग होंगे जो दूसरों की खुशी से देखकर खुश होते हैं, नहीं तो ज़्यादातर लोग दूसरों की खुशी से देख के जलते हैं, है ना। लिखा आई फेल्ट हैप्पी बिकॉज आई सॉ अदर्स हैप्पी एंड बिकॉज आई नो, मैं जानता हूँ, आई शुड फील हैप्पी।
है ना, फील हो जाएगा यहाँ पर। अब लिखा है हेट्रेड, हेट्रेड मतलब नफरत करने वाले लोग, तो हेट्रेड वॉज स्प्रेडिंग एवरीवेयर, हर जगह क्या फैला रहे थे, नफरत फैला रहे थे। ब्लड वॉज बीइंग स्पिल्ड एवरीवेयर, है ना, खून खराबा हर जगह हो रहा था। वॉर्स वर ब्रेकिंग आउट एवरीवेयर, हर जगह क्या हो रहे थे, युद्ध हो रहे थे। तो यहाँ पर अगर टर्म देखें तो हैप्पी या हैप्पी, हैप्पी, यहाँ देखें एवरीवेयर, 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 तो मैंने क्या लिखा, रिपीट द सेम वर्ड्स। जब हम सेम वर्ड्स को रिपीट करते हैं या किसी फ्रेज को, किसी भी बात को बार बार रिपीट करते हैं, तो वो किस अलिट्रेशन या किस फिगर ऑफ स्पीच में आता है, उसको हम क्या बोलेंगे, रेपिटेशन बोलेंगे, है ना। अब आगे चलते हैं, अगला फिगर ऑफ स्पीच है पर्सोनिफिकेशन। इसके अंदर र साइलेंट होता है ना, क्या पढ़ेंगे, पर्सोनिफिकेशन। अब क्या होता है ये, अगर हम ध्यान से देखें, पर्सन बैठा है, जब भी आर आता है ना, किसी भी टर्म किसी वावल के साथ आता है तो उसका आर साइलेंट कर दिया जाता है। मैंने बोला आई एम अ टीचर, तो गलत प्रोनाउंसिएशन है, आई एम अ टीचर, रा, अब रा बहुत सॉफ्ट निकलता नहीं है, तो आप ये मान के चले आर साइलेंट रहता है। आई एम अ टीचर, आई एम इंजीनियर, आर लास्ट का नहीं आएगा। तो पर्सोनिफिकेशन में क्या बैठा है, पर्सन बैठा है। कोई भी नॉन ह्यूमन जो भी है उसके अंदर क्वालिटी दे देना, उसके अंदर जान डाल देना, किसकी, ह्यूमन बीइंग की, तो उसको हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। कहते यार ये दरवाजा बहुत शोर कर रहा है, अब आप खुद बताएं दरवाजा शोर कर सकता है? दरवाजा क्या हो गया, नॉन ह्यूमन, और शोर करना ह्यूमन बीइंग की क्वालिटी है, तो उसमें क्या हो गया, पर्सोनिफिकेशन हो गया। ठीक है, दूसरी बात मैंने बोला आज कितनी मस्त हवा चल रही है। अब हवा चल रही है, हवा क्या है, नॉन ह्यूमन, और चल रही है, वॉक करना किसकी क्वालिटी, ह्यूमन बीइंग की, तो ये क्या हो गया, पर्सोनिफिकेशन। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हम देखें तो हम समझने की कोशिश करेंगे। फायर, जो आग है वो निगल गई, है ना, किसको निगल गई, स्वेलो मतलब निगलना, एंटायर फॉरेस्ट, पूरे फॉरेस्ट, पूरे जंगल को। अब फायर जो था वो तो नॉन ह्यूमन है मैम, और निगलना, उगलना, खाना पीना, चलना दौड़ना किसकी क्वालिटी हो गई, ह्यूमन बीइंग की। तो ये क्या बन गया मैम, पर्सोनिफिकेशन बन गया। यू शुड कीप वर्किंग हार्ड, तुमको बहुत मेहनत करते रहनी चाहिए, साथ में मुझको भी, है ना, क्योंकि आप भी मेहनत करेंगे, मैं भी मेहनत करूंगी, तो हम अपने जो ड्रीम है, जहाँ तो हमने अचीव करना है, वो चीज़ डेफिनेटली अचीव भी कर पाएंगे बाय द डेंट ऑफ आवर हार्ड लेबर। अब लिखा है अपॉर्चुनिटीज आर नॉकिंग एट योर डोर, कि तुम्हारा दरवाजा खटखटा सकती हैं, खटखटा। अब एक बात बताएं, अपॉर्चुनिटी क्या है, नॉन ह्यूमन है, तो क्या ये आप और खटखटाना किसी ह्यूमन का काम है, तो ह्यूमन बीइंग की क्वालिटी हो गई, है ना। तो ये क्या हो जाएगा मैम, पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा। द सन स्माइल्ड, क्या बात है, सन मुस्कुरा रहा है, एंड चेज्ड, और पीछा कर रहा है, अवे द एंग्री क्लाउड, जो गुस्से में है कौन, क्लाउड। अब क्लाउड क्या है मैम, नॉन ह्यूमन है, और इस नॉन ह्यूमन के अंदर क्वालिटी बताई गई है एंग्री, जो है ह्यूमन बीइंग की है। सन क्या कर रहा है, स्माइल कर रहा है, सन क्या कर रहा है, चेस कर रहा है। तो मैम यहाँ पर जब भी हम बात करेंगे नॉन ह्यूमन बीइंग के अंदर क्वालिटी बताई जाती है ह्यूमन बीइंग की, तो उसको क्या बोला जाता है, पर्सोनिफिकेशन बोला जाता है। अगला टर्म है पैराडॉक्स। क्या बात करें, क्यों, क्योंकि ओनोमेटोपिया बहुत बार देखने को मिला है। 2022 की अगर शिफ्ट आप देखेंगे, पन आपको देखने को मिला, लाइटोट्स आपको देखने को मिला, सिमिली मेटाफर बहुत कम जगह पे पूछा गया स्टार्टिंग के, बाकी उसके बाद आगे नहीं देखने को मिला। क्यों, सिमिली मेटाफर, हाइपरबोले, पर्सोनिफिकेशन, अलिट्रेशन ये बहुत सिंपल हो जाते हैं, बट पैराडॉक्स, ऑक्सीमोरॉन की बात करें, लाइटोट्स की बात करें, इससे हमको पेपर में अगर पूछा गया कि विच वन हैज ओनोमेटोपिया, अब 4 ऑप्शन दिएगा, ओनोमेटोपिया पता ही नहीं है होता क्या है, या सुना ही नहीं है पहली बार, है ना, आपने सुना है तो अब आप कैसे लगाओगे, और पता है तो विद इन सेकेंड्स आपके आंसर आएंगे। तो नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें मैं क्वेश्चन दिखाऊंगी पेपर में कैसे कैसे पूछेगा यूजी 2022 के अंदर। तो आपकी क्लास को बहुत अच्छे से पढ़ना है, और केवल पढ़ना नहीं है, चीज़ों को समझना है, क्योंकि अक्सर हम क्या करते हैं, हियर करते हैं, और हियर करने से कभी भी सिलेक्शन नहीं होता है। यू विल हैव टू लिसन वेदर यू वांट और डोंट वांट। इफ यू वांट टू गेट सिलेक्शन, है ना, इन भाई CUT
UG 2023 के अंदर एंड यू विल गेट योर ड्रीम कॉलेज, तो तभी पॉसिबल है जब आप क्या करेंगे, मेहनत करेंगे, पढ़ाई करेंगे। तो पैराडॉक्स क्या है? अ स्टेटमेंट दैट इज कॉन्ट्राडिक्टरी, विरोधाभास हो, जिसके अंदर अगेंस्ट में कोई बात चल रही हो, इन इटसेल्फ, अपने आप में, मेक्स अ रीडर टू थिंक एन इनोवेटिव वे। तो रीडर को क्या करता है? एक ऐसा स्टेटमेंट, अ स्टेटमेंट दैट इज कॉन्ट्राडिक्टरी, जो एक स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्टरी हो इन इटसेल्फ, अपने आप में, और मेक्स अ रीडर, रीडर को, पढ़ने वाले को क्या करे? टू थिंक, सोचने पर, एन इनोवेटिव वे, अलग तरीके से, उसको पैराडॉक्स कहते हैं। मैं उम्मीद कर रही हूँ समझ कुछ नहीं आया होगा, मुझे भी नहीं आया है। एग्जाम्पल पढ़ेंगे ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, है ना। टेंशन नहीं लेनी है, बहुत सिंपली पढ़ना है। क्या लिखा है? यू कैन सेव मनी, तुम भी पैसा क्या कर सकते हो? सेव कर सकते हो बाय स्पेंडिंग इट। जैसे आपने सुना होगा बिग बाजार होता है या डी मार्ट होता है, आप जाते हैं वहाँ पर ट्रेंड्स होता है कि आप गए, बोले सर अगर आप 500 रुपये की शॉपिंग करेंगे तो आपको 300 रुपये कैशबैक मिल जाएगा, रिटर्न आपको वॉलेट में आएंगे। तो पहले 500 रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं, तब जाके 300 रुपये हमारे वॉलेट में आ रहे हैं। तो यहाँ पर आप कहोगे कि भाई सेव तो तब करेंगे ना मनी, अगर खर्च कर देंगे तो सेव कैसे करेंगे, है ना। तो भाई खर्च तभी कर सकते हैं ना चीज़ों को, जब भाई हम खर्च करेंगे तो सेव कैसे, और सेव अगर कर रहे हैं तो फिर खर्च करेंगे। तो यहाँ पर सेव वर्ड है और यहाँ पर स्पेंड है। सेव का मतलब क्या हो गया? बचत करना। स्पेंड का मतलब क्या हो गया? खर्च करना। क्लियर हो रही है बात? तो अब कहोगे फ्रॉम सेव तो तब होगा जब बचाएंगे, और आप कह रही हो खर्च कर दो। तो खर्च करने के बाद 500 रुपये खर्च करने के 500 का सामान भी आया और 300 रुपये हमारे पास कैशबैक रिटर्न भी आ गया। दिस इज द बिगनिंग, अभी तो ये शुरुआत है, अभी आगे बहुत कुछ पढ़ना है ना, एंड ऑफ एन एंड। अब एक चैप्टर है, मुझे याद है 12th क्लास की एनसीईआरटी अगर हम देखें तो 12th क्लास की एनसीईआरटी के अंदर एक बुक है हमारी, एक फ्लैमिंगो है और एक विस्तास है। तो फ्लैमिंगो के अंदर पहला चैप्टर दिया गया है लेसन नंबर 1, दैट इज लास्ट लेसन। अब यहाँ पर अगर आप देखें, द फर्स्ट लेसन इज लास्ट लेसन विच इज गिवन इन एनसीईआरटी, दैट इज फ्लैमिंगो। अब फ्लैमिंगो में दिया गया है क्या? 12th क्लास का, भाई यहाँ पर फ्लैमिंगो में लास्ट लेसन गिवन है। तो अब यहाँ पर ये क्या हो गया? एक कॉन्ट्राडिक्टरी है कि पहले ही चैप्टर का नाम क्या है? लास्ट लेसन है, तो वो भी क्या हो गया? एक पैराडॉक्स हो गया। लिखा द फर्स्ट सेंटेंस इज ट्रू, पहला सेंटेंस सही है और दूसरा वाला क्या है? फॉल्स है। तो यहाँ पर सेव, स्पेंड करना, बिगनिंग, एंड करना, ट्रू, फॉल्स। हियर ऑल द रूल्स, जैसे कि मैं हमेशा ग्रामर में पढ़ाती हूँ कि बेटा देखो ये रूल है जो तुम स्कूल में पढ़ के आए हो, ये हिंदी है जो तुमने स्कूल में पढ़ी है, बट ये सब नहीं लगेगी पेपर में। तो कहते हैं मैम जो हमने पढ़ा वो सब गलत है। हाँ बिल्कुल गलत है, क्योंकि एकेडमिक लेवल पर देखें तो वो सही है, बट कॉम्पिटिटिव लेवल पर देखें तो ऑब्जेक्टिव इंग्लिश की बात करते तो वहाँ इन डिटेल पढ़ना है, और एलिमिनेट तब करेंगे जब हमको कुछ आता हो, क्योंकि किसी ना किसी कॉन्सेप्ट, किसी ना किसी लॉजिक के बेस पर ही हम क्वेश्चंस को एलिमिनेट करेंगे। तो एलिमिनेशन भी तभी लगेगा जब नॉलेज होगा, राइट, है ना। नॉलेज होगा तो डेफिनेटली मार्क्स होंगे। तो यहाँ पर क्या लिखा? हियर ऑल द रूल्स, यहाँ पर सारे के सारे रूल्स हैं, है ना। मगर तुमको क्या करना है? इग्नोर ऑल द रूल्स, कि तुमको सारे रूल्स को क्या करना है? इग्नोर कर देना है। तो यहाँ पर आपको क्लियर है, ये पैराडॉक्स की स्टेटमेंट है। जैसे मैं आपको एक स्टेटमेंट बताती हूँ, फ्यूचर में सब बच्चे बोलते हैं कि मैम गा गे गी आएगा। अब गा गे गी आएगा मतलब इट टॉक्स अबाउट फ्यूचर, फ्यूचर की बात करें हैं, विल शैल लेंगे। बट एग्जामिनर सेंटेंस देगा जिसमें हिंदी भी गा गे गी की आएगी, जिसमें फ्यूचर की बात भी होगी, और तब भी आप विल और शैल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, है ना। अब आगे देखें, ऑक्सीमोरॉन लिखा है। ऑक्सीमोरॉन और पीछे जो आपका टर्म था क्या? पैराडॉक्स, ये दोनों ऑप्शन में सेम आएंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं एक बार पैराडॉक्स, और यहाँ पर आपका लिखा ही है ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन क्या है? टू कॉन्ट्राडिक्ट वर्ड्स। यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन है और यहाँ पर भी कॉन्ट्राडिक्शन है, पर दोनों में फर्क है। पहला फर्क ये है कि इसके अंदर स्टेटमेंट दिया होगा, है ना, और पहले स्टेटमेंट में कोई शब्द लिखा होगा और आगे जाके उस स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए दूसरी जगह पर कोई और शब्द दिया होगा। यहाँ पर क्या है? दो कॉन्ट्राडिक्ट वर्ड्स हैं, है ना, जो क्या कर रहे हैं? फॉर क्रिएटिंग ड्रामा, ड्रामा करने के लिए क्रिएट किए जा रहे हैं। अब कैसे समझते हैं? जैसे यहाँ पर बहुत बार मैंने सुना है, आपने भी सुना होगा, कहते हैं ना कॉमेडियन वॉज सीरियसली फनी। फनी अगर है तो वो सीरियस कैसे है, और अगर वो सीरियस है
तो फनी कैसे है? डू यू हैव, आप मांगते होगे ना सर से, मैम से अपनी क्लास में कि मैम ओरिजिनल कॉपीज दे दोगे क्या? डू यू हैव द ओरिजिनल कॉपीज? तो एक बात बताएं, अगर वो ओरिजिनल है तो कॉपी क्यों, और कॉपी है तो ओरिजिनल क्यों? या आपने पढ़ा होगा इट इज एन ओपन सीक्रेट, है ना। अब एक बात बताएं, अगर वो सीक्रेट है तो ओपन कैसा, और अगर ओपन है तो फिर सीक्रेट क्यों है? तो यहां पर जो दो शब्द एक के बाद एक बैठे हैं, सीरियसली और फनी एक साथ, ओपन और सीक्रेट एक साथ, ओरिजिनल और कॉपीज एक साथ बैठा है, तो जब एक के बाद एक शब्द एक साथ बैठे होंगे उसको हम क्या कहते हैं? ऑक्सीमोरोन कहते हैं। ध्यान रखिएगा। और मैं पीछे अगर इतिहास के पन्ने पलटवाऊं तो आप नोटिस कर पाएंगे यहाँ पर सेव और स्पेंडिंग एक साथ नहीं बैठा, बिगनिंग और एंड एक साथ नहीं बैठा, ट्रू और फॉल्स एक साथ नहीं बैठा, हियर और इग्नोर एक साथ नहीं बैठा, बट दोनों ही कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स हैं, बट अलग अलग स्टेटमेंट में आए हैं। और यहाँ कहते हैं स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्टरी होती है उसको हम पैराडॉक्स कहते हैं। और यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं ऑक्सीमोरोन की, यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्ट वर्ड्स की बात कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाता है? ऑक्सीमोरोन कहलाता है। आगे आप देखें ओनोमेटोपिया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोग इस टर्म को प्रोनाउंस भी नहीं कर पाते हैं, है ना। बहुत ही सिंपल सा है ओनोमेटोपिया, है ना। ओनोमेटोपिया, ओनोमेटोपिया क्या होता है देखेंगे, इमिटेट्स द नेचुरल साउंड ऑफ अ थिंग, नेचुरल साउंड जो भी होती है उसका, है ना, क्या करते हैं? कॉपी करते हैं, इमिटेट करते हैं। इमिटेट का मतलब क्या हो गया? किसी भी स्टाइल को, किसी भी चीज को क्या करना? कॉपी करना, मिमिक्री। यहाँ पर बात करेंगे, बहुत ही सिंपल सा है, अगर हम समझने की कोशिश करें। बर्ड्स चैटर की बात हो रही है। बर्ड्स मतलब क्या करती है? चहचहाती हैं। चिर्प्स भी आ सकता था, ट्विटर भी आ सकता है। कैनन्स, कैनन्स क्या होते हैं बेटा? कैनन्स की बात करें, तोप की बात करें, बूम, आवाज आती है ना, साउंड हो गया। यहाँ पर क्या है? स्वॉर्ड, स्वॉर्ड क्या होती है? तलवार। तलवार जब म्यान में से बाहर आती है तो आवाज निकलती है उसमें से, उसको क्या बोलते हैं? क्लैंग। अ हॉर्स, घोड़ा है, घोड़ा हिनहिनाता है, उसको क्या बोलते हैं? नेस बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको क्लियर होगा जब ये साउंड, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप अपना एलआर का पेपर देंगे, लॉजिकल रीजनिंग का पेपर देंगे, तो उसके अंदर एक टॉपिक है आपका एनालॉग, उसके अंदर एक टॉपिक है क्लासिफिकेशन, और जो आपकी इंग्लिश में भी रखा गया है और कहीं ना कहीं जीएस से भी कहीं ना कहीं इंटर रिलेटेड है। तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको फिगर ऑफ स्पीच के साथ एक छोटा सा टर्म है साउंड, आपको पता होनी चाहिए कुछ कुछ चीज़ों की, तो मैंने यहाँ पर लिखवाई है। देखिएगा, कुछ एनिमल्स हैं, कुछ बर्ड्स हैं, और उसके क्या क्या साउंड हो सकते हैं। हॉर्स मतलब घोड़ा होता है, घोड़े को क्या बोलते हैं? हिनहिनाना, नेज। तो जब आपके पेपर में हॉर्स का नेज आएगा और पूछ ले लायन का क्या होगा, तो आप लगा सकते हो रोअर्स, जैसे कि मैं यहाँ लिखूं हॉर्स, और हॉर्स इज एज टू नेज, तो सेम एज लॉयन इज टू, लॉयन क्या होगा? तो आप बोलोगे लॉयन का आंसर क्या हो जाएगा मैम? रोअर्स हमारा क्या होगा? आंसर होगा। तो इस तरीके से एनालॉग पूछा जा सकता है। अब लायन का रोअर्स ठीक है, स्नेक का क्या होता है? हिसिस, है ना, हिस करना, फुफकारना। अब लिखा एप, एप का मतलब क्या होता है? लंगूर। एप का मतलब क्या होता है? लंगूर। लंगूर क्या करता है? गलबल करता है ना, गिबर्स बोलते हैं। हिंदी में भी नहीं पता होगा, तो हिंदी में बात करें तो लंगूर क्या करता है? गलबल, और इंग्लिश में बात करें क्या होगा? गिबर्स। एज मतलब क्या होता है? गधा। क्या करता है? ब्रेज। बी मतलब मधुमक्खी, क्या करती है? हम बनाती है। बर्ड्स मतलब पक्षी, ट्विटर या चिप्स, या फिर आपने वहां लिखा था क्या लिखा था? पीछे देखें एक बार, यहाँ चैटर, तो यहाँ पर आप लिख सकती हैं, तो इसके साथ आप लिख लीजिएगा चैटर। अब लिखा कैट, म्याऊ म्याऊ करती है, तो कैट के लिए क्या आ गया? म्यूज। क्रो के लिए क्या आ गया? काउ। अब आप बहुत ध्यान से सुनना, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यहाँ पर देखो, मैंने आपको पढ़ाया होगा नाउन क्या होता है, कि नाउन का मतलब नहीं पढ़ा तो अभी पढ़ ले। नेम मतलब क्या होता है? नाम। और आइडेंटिटी मतलब होता है पहचान। नेम मतलब आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मतलब भाई क्या हो जाएगा? पहचान, है ना। ऑल द नेमिंग वर्ड्स, ऑल द नेमिंग वर्ड्स, तो इस दुनिया के अंदर जितने भी शब्द हैं उसका अपना खुद का
कोई ना कोई नाम है तो वो सब आपके क्या कहलाते हैं, नाउन। एक क्लासरूम की अगर बात करें तो उस क्लासरूम में क्लास दिखती है, उस क्लासरूम में बोर्ड दिखता है, उस क्लास में पेन दिखता है, उस क्लास में बुक दिखती है, उस क्लास में स्टूडेंट्स दिखते हैं, उस क्लास के अंदर टीचर दिखता है ना, चैट दिखती है। तो ये सब हमारे क्या हो जाएंगे, नाउन। तो आप जहां भी बैठे हैं आपके आसपास बहुत सारी चीजें होंगी, उसका अपना खुद का कोई ना कोई नाम होगा। तो यहाँ हम एक कंपैरेटिव स्टडी कर लेते हैं। नाउन के साथ अगर एस लगाते हैं तो नाउन कैसा बन जाता है, प्लूरल नाउन बन जाता है। प्लूरल नाउन का मतलब होता है जब हम मोर देन वन की बात करते हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें जब किसी नाउन के साथ एस या ईएस लगता है तो यहाँ प्लूरल नहीं बनता, यहाँ पर उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। अब यहाँ पर हम समझते हैं कैसे मैम क्या कहना चाह रही हैं। तो प्लूरल नाउन की बात है, जैसे एक लड़का है तो बॉय, अगर एक से ज़्यादा है तो बॉयज़ हो गया, अगर एक पेन है तो पेन, एक से ज़्यादा हो गया तो पेन्स हो गया, एक है टेबल, एक से ज़्यादा हो गया टेबल्स हो गया। तो यहाँ तो मैम समझ आ रहा है और मेरा कोई इंटरेस्ट भी नहीं है ये पढ़ाने में, क्योंकि एग्ज़ाम में जो आएगा ना यहाँ से जो क्वेश्चन क्रिएट किया जाता है वो ये टर्म है। तो ये मेरे लिए क्या हो गई, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। यहाँ पर देखें, जैसे कि मैं आपको बताऊँ वाटर के साथ एस नहीं आता, पर जैसे वाटर में एस लगता है इसका मतलब होता है वाटर बॉडीज़। वाटर बॉडीज़ क्या होती है, जहाँ बहुत सारा पानी होता है, जैसे पॉन्ड हो सकता है, लेक हो सकता है, ओशियन हो सकता है, रिवर हो सकता है, वाटरफॉल हो सकता है। दोबारा से समझाती हूँ। नाउन मतलब किसी का नेम, किसी का नाम, किसी की आइडेंटिटी, किसी का पहचान। जितने भी शब्द है उनका अपना खुद की नेमिंग की गई है, नाम दिया गया है। इस दुनिया के अंदर कोई न्यू बेबी भी होता है ना, उसका भी हम नामकरण करते हैं। इनफैक्ट लड़कियां अपने टेडी बियर तक का नाम रख देती हैं, है ना, हम अपने जानवर तक का नाम रख देते हैं। तो जिसका भी नाम रखते हैं वो सब नाउन की कैटेगरी में आता है। तो क्लासरूम में क्लास दिखती है, बोर्ड दिखता है, पेन दिखता है, बुक दिखती है, स्टूडेंट दिखते हैं, टीचर दिखते हैं, कैमरा, लाइट, सब क्या है आपका नाउन हो जाएगा। नाउन के साथ एस लगने पर प्लूरल एक से ज़्यादा की बात करते हैं, जैसे कि बॉयज़ एक से ज़्यादा है, पेन्स एक से ज़्यादा है, टेबल्स एक से ज़्यादा है। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। अब हम बोले किसी नाउन के साथ एस लगने पर जब उसका मीनिंग ही चेंज हो जाता है, तो जैसे हमने यहाँ पर एग्जांपल लिखा, वाटर के साथ एस लगने पर वाटर बॉडी समुद्री इलाके जहाँ बहुत ज़्यादा पानी होगा, पॉन्ड तालाब में बहुत पानी होगा, लेक झील में बहुत पानी होगा, रिवर नदी में बहुत पानी होगा। सैंड की बात करें तो सैंड में जब एस लग जाता है तो सैंड्स का मतलब क्या होता है, मट्टी की बात करें ना, तो बहुत ज़्यादा मट्टी होगी तो वहाँ पर भाई रेगिस्तान की बात करें, डेजर्ट की बात करेंगे। पेन मतलब सबको पता है ज़िंदगी में सबके दर्द बहुत ज़्यादा है, बट पेन में एस जब लग जाता है तो पेन्स का मतलब क्या होता है, एफर्ट होता है, कोशिश होता है, ट्राई करना होता है, राइट। तो इसी तरीके से जब क्रो की बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो मुझे पढ़ाना है वो है क्रो। अब जब क्रो लिखा ना तो क्रो का मतलब तो कौवा होता है ना, क्रो का मतलब कौवा होता है। बट यहाँ क्रोस, यहाँ पर भी लिख रही हूँ, यहाँ भी लिख रही हूँ। एक कौवा है तो क्रो है, एक से ज़्यादा है तो क्रोज है। तो यहाँ पर एक से ज़्यादा कौवे की बात भी हो रही है। और यहाँ क्रोज का मतलब क्या होता है, साउंड ऑफ कॉक, मुर्गे के साउंड को, आवाज को भी क्रोज बोला जाता है। और यही आपको पढ़ना है, क्योंकि डैम श्योर जब पेपर में बर्ड्स का आया है, स्वॉर्ड का आया है, तो यहाँ से भी पेपर बनाया जा सकता है। कैसे हम देखेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा हॉर्स का नेज, ठीक है, और मैंने यहाँ पर लिख दिया कॉक, और ऑप्शन में पहला ऑप्शन बिठाया क्रो, दूसरा ऑप्शन बिठाया क्रोज, तीसरा ऑप्शन मैंने आपको बिठा दिया गिबल, और चौथा ऑप्शन मैंने आपका यहाँ पर आपने देखा काउस। तो अब कहोगे मैम यहाँ पर क्रो का मतलब है एक कौवा, है ना, और तो ये तो होगा नहीं, गिबल गिबल होगा नहीं, क्रोज होगा नहीं,
क्रोज हो जाएगा। अब आप कहोगे यहाँ पर तो कौवे की बात हो रही है, अगर किसी को नहीं पता तो सब कह देंगे मोर देन वन क्रो को क्रॉस कहते हैं, बट आपको पता है कॉक के साउंड को भी क्रॉस कहा जा सकता है, इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैंने आपको चीजें पढ़ाई है। चलो आगे देखते हैं। अब हम तो यहाँ ध्यान रखिएगा जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना, तो आप नोटिस करेंगे तो वो है आपका ये रहा, तो कॉक बैठा है ना, तो इस कॉक का क्या है, क्रोज है, तो आपका ये साउंड भी है और आप देखें ये आपका, तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है कि ये हमारा जो है क्रो जो है वो बर्ड एनिमल के केस में भी, और कॉक जो है हमारा आ रहा है, और यहाँ पर जो क्रोज है वो साउंड के केस में भी आ रहा है। अब आगे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो यहाँ लिखा है एलिफेंट, एलिफेंट क्या करता है, ट्रम्पेट्स, गॉट क्या करता है, ब्लीड्स, और जैकाल का मतलब होता है गीदड़, है ना, जैकाल मतलब क्या होता है, गीदड़, तो हाउल हो जाएगा उसका। तो बस यहीं तक रखते हैं आज की क्लास को। So today's class till here, we will meet in next class. Till then take care, bye bye, have a sound day. बहुत अच्छे से पढ़िएगा, आधा दिन आपका बीत चुका है और आधा दिन आपका अच्छा बीते। May God bless you all.